गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि पार्ट 3 है, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज की क्लास में हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र सहित विभिन्न अंगों के नाम देखेंगे। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिंदी में हम इसे कहते हैं मादा जनन अंग। इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव में भी पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक जनन अंग, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक सेक्स ऑर्गन में मुख्य रूप से आते हैं ओवरी या अंडाशय, जो कि एक जोड़ी होता है, एक पेयर में होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जो नाम है वो है, पहला है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। सेकेंड है यूटेरस, ये एक होता है फैलोपियन ट्यूब, पेयर में होता है, एक पेयर, यूटेरस एक होता है। फिर है सर्विक्स और है वैजाइना। तो ये मुख्य रूप से द्वितीयक जनन अंग है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वैजाइना। मुख्य जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होता है जो कि फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा, ओवरी या अंडाशय। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी होते हैं, बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में आपको जो नाम याद करने हैं वो है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। ये विभिन्न प्रकार के जेनाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। उसके अलावा ग्लैंड्स भी होते हैं, ग्रंथियां भी होती हैं। मुख्य 3 ग्रंथि है बर्थोलिन, बर्थोलिन की ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि और रेक्टल ग्रंथि। ये भी रिप्रोडक्शन सिस्टम में ग्रंथियां काम आती हैं। एक और ग्रंथि होती है ब्रेस्ट ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि किस प्रकार से इस पर मिल्क फॉर्मेशन होगा एक शिशु के लिए माता के शरीर में, इन ग्रंथियों के द्वारा, ब्रेस्ट ग्लैंड के द्वारा। तो इस प्रकार से ये अंगों के नाम आपको एकदम ध्यान में रखना है। और अभी हम चित्र के द्वारा समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये अंग कहाँ पर पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आप ऊपर बनाएंगे थोड़ा सा उठा हुआ भाग, फिर ये नीचे 2 ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब निकलेंगी यहाँ से आपको यूटेरस बनाना है। ये यूटेरस ऊपर से चौड़ा, नीचे से सकरा होता है। इस यूटेरस में
गर्भाशय में मोटी मांसल दीवार होती है, ये पूरा। और इसे हम मुख्य रूप से एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं। नीचे वैजाइना होता है, अब यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसके सिरे पर झालरनुमा रचना होती है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। ये झालरनुमा रचना फिम्बरी कहलाती है। और यहाँ पर अंडाशय होता है, ये अंडाशय ओवरी, और इसी के अंदर ओवम बनेगा। ये अंडाशय, इसी के अंदर ओवम का निर्माण होगा। ये जुड़े रहते हैं। ठीक, आइए अब हम इसका नाम देखते हैं। मुख्य रूप से ये क्या है, ओवरी। ओवरी हो गया ये फिम्बरी, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है। ये ऊपर उठा हुआ भाग फंडस कहलाता है, फंडस। ये भाग पूरा यूटेरस कहलाता है, ये यूटेरस। ये जो नीचे का सकरा भाग है सर्विक्स, और नीचे वैजाइना। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की अब हम बात करते हैं। ये जो फिम्बरी होता है, इसके पास वाला हिस्सा ये 3 भाग में बटा होता है। फिम्बरी के पास वाला जो हिस्सा है इसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम। उसके बाद ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम एम्पुला कहते हैं, और गर्भाशय की ओर वाला जो भाग है इसे हम इस्थमस कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में 3 भाग, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक बेसिक जानकारी, कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है। यहाँ पर यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। जब स्पर्म यहाँ से आता है, ओवम यहीं पर रुका रहता है, और स्पर्म यहाँ से आकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तब आपको बताना है एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर संपन्न होती है। चलिए अब आते हैं, हम इस दीवार की बात करते हैं। ये जो वॉल है, गर्भाशय की दीवार, इस पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक बाहर का, उसके बाद का बीच वाला हिस्सा, और एक अंतःस्तर
भीतर का। जो बाहर का स्तर है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाला हिस्सा मायोमेट्रियम और अंदर वाला हिस्सा एंडोमेट्रियम। तो इस प्रकार से ये पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य मुख्य अंगों के नाम, ये बीच वाला भाग यूटेरस, ये नली फेलोपियन ट्यूब, ये दो ओवरी, फेलोपियन ट्यूब के आगे ये फिम्बरी नामक रचना है, झालरनुमा रचना होती है। इस फिम्बरी में सीलिया लगे होते हैं और ये हिलते रहते हैं, और जब यहाँ इस ओवरी में ओवम निर्माण होता है तो यहाँ से जब ओवम बन के बाहर आता है तो ये ओवम इस फिम्बरी की सहायता से ऐसे फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। ठीक है, ये गर्भाशय, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। इस गर्भाशय की दीवार जो है वो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम में बटी हुई है। इस दीवार की बहुत इम्पोर्टेंस है। आगे जब हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे, उस समय यहाँ पर इस दीवार की बहुत सारी बातें होंगी। इसलिए इसे आप ध्यान में रखिए कि ये जो यूटेरस है और ये इसकी मोटी एक दीवार है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। हालांकि इसके 3 परतें होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, लेकिन हम इसे एंडोमेट्रियम कहेंगे। और ये फेलोपियन ट्यूब के 3 भाग, इन्फंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ होगा, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, दोनों के बीच स्थान पर। तो इस प्रकार ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र इस प्रकार आपको बनाना है। अब आगे हम देखेंगे, मुख्य रूप से इसकी बात करेंगे ओवरी। ये जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, अंडाशय, जिसके अंदर ओवम का निर्माण होगा। अब हम पूरा फोकस करेंगे अंडाशय पर, ओवरी पर, कि यहाँ पर किस प्रकार से अब फॉर्मेशन होगा ओवम का। चलिए देखते हैं। इस पूरे ओवरी से ओवम निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम कहेंगे oogenesis, अंड जनन। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे देंगे, अंड जनन की परिभाषा क्या है या oogenesis किसे कहते हैं, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंड जनन या oogenesis कहते हैं, जो कि कहाँ संपन्न होता है, अंडाशय में या ओवरी में संपन्न होता है। इसके 3 अवस्था हैं। पहला है प्रोलिफेरेशन अवस्था, प्रोलिफेरेशन अवस्था। दूसरा है ग्रोथ फेस या वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा है मैच्योर फेस, जिसे हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। ये तीनों अवस्था को मैं समझाऊंगी क्या क्या होता है। उसके पहले आइए हम डायग्राम बना ले अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट, ये इस पर जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर होता है। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म सेल्स जिसे कहते हैं, या हम इसे जनन कोशा भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जर्मिनल एपिथेलियम ही गैमेट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर रहता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम ओगोनिया का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया,
जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म सेल, जर्म सेल। और ये जर्म सेल से क्या बना? ऊगोनिया। पहले आप ये केवल डायग्राम समझ लीजिए, क्या बना रहे, कैसे बना रहे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम आप अंडाणु जनन में भी आपको बताना है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बताना है। जब हम आर्तव चक्र पढ़ेंगे वहां पर भी ये काम आएगा। तो ये ऊगोनिया, ऊगोनिया के बाद ये बदल जाते हैं प्राइमरी oocyte में, समसूत्री विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये बहुत सारे, मैं तो यहाँ पर एक ऊगोनिया लेकर के बता रही हूँ, बहुत सारे, जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तभी ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ये मैं अभी प्रावस्थाएं बताऊंगी तो उन सारी बातों को मैं बताऊंगी। पहले आप केवल चित्र में समझ लीजिए कि चित्र में हमें क्या क्या चीज को शो करना है। ये जर्म सेल से बना ऊगोनिया, ऊगोनिया से बना प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte या प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte पर इसके चारों ओर कणिकामय कोशिकाओं का स्तर बन जाता है और वो कणिकामय कोशिकाएं ग्रैन्युलोसा सेलस होती हैं, जो कि इस अंडाशय में ही रहती हैं। वो ग्रैन्युलोसा सेलस कोशिकाएं स्तर बना लेती हैं जिसे हम कहते हैं पुटिका या फॉलिकल। तो ये एक लेयर बना लेती है। अब इस प्राइमरी oocyte है यहाँ अंदर, ये जो फॉलिकल का लेयर बना है, अब हम इसे कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक। ठीक, उसके बाद ये लेयर डबल हो जाता है, 2 लेयर बना लेंगी। आप यहाँ पर डबल लेयर बना दीजिए। oocyte अंदर है, ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। फिर इस पर और वृद्धि होती है और फॉलिकल बनेंगे और आप बना दीजिए 3 लेयर और ये कहलाता है टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटक। टर्सरी फॉलिकल, इस टर्सरी फॉलिकल में चेंजेस होते हैं, अब परिवर्तन होगा और आप देखेंगे कि ये oocyte तो अंदर रहेगा ही और अंदर एक गुहा का निर्माण हो जाता है और फिर बाहर ये फॉलिकल के लेयर है। अब ये कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है तब तक ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte। और ये क्या है? एंट्रम। ये जो बीच में गुहा बन जाती है उसे हम एंट्रम कहते हैं और ये पूरा फॉलिकल का लेयर है। ठीक, फिर ये रैप्चर होता है और फट जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। कुछ फॉलिकल की कुछ कोशिकाएं साथ में रहती हैं और बाकी की कोशिकाएं यहाँ पर रह जाती हैं, ये फॉलिकल की। ये जो बची हुई फॉलिकल की सेल्स हैं, ये फॉलिकल कोशिकाएं बाद में बना लेती हैं एक रचना जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक, तो
ये जो बाहर निकला ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, या हम इसे अब ओवम कहेंगे। और ये जो बचा हुआ फॉलिकल ये तो निकाल दिया अंदर से, ये फट करके सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दिया। और ये जो बचा हुआ फॉलिकल की रचना है ये आगे जाकर के क्या बना लेती है, कार्पस ल्यूटियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है जो कि आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय अब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इस रचना को आप ध्यान में रखिए। आइए एक बार मैं फिर से ये पूरी इन चीजों को बता दूं। ये टीएस ओवरी है, इसके बाहर जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर है, इसने क्या बनाया, ऊगोनिया। इससे बहुत माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये माइटोटिक डिवीजन इतना होता है कि जब एक्चुअल में ये जो प्रोलिफेरेशन फेस है, वृद्धि प्रावस्था है, प्रोलिफेरेशन फेस में जब बच्चा माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में रहता है तभी ये अवस्था शुरू हो जाती है उस शिशु के गर्भ में, और ऊगोनिया का निर्माण हो जाता है। और बार बार वृद्धि करके उनकी संख्या होती है। तो ये दोनों जो अवस्था है, तो प्रोलिफेरेशन अवस्था और वृद्धि अवस्था, ये माता के गर्भ में ही होती है। जब शिशु गर्भ में रहता है तभी ये दोनों अवस्थाएं होती हैं। और ये पूरा प्राइमरी oocyte बनते तक पूरा ये कंडीशन, यानी शिशु जब गर्भ में रहता है तभी निर्माण प्राइमरी oocyte का हो जाता है जन्म से पहले। और जब ये जो फॉलिकल निर्माण है ये पूरा वृद्धि प्रावस्था होती है, और उसके बाद जब बच्चा गर्भ में से बाहर आता है जन्म के बाद में, तब उसके बाद यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था में मियोसिस 1 आकर के अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। मियोसिस 1 आकर के यहाँ पर प्राइमरी oocyte में रुक जाता है, और परिपक्व अवस्था जब आती है तब फिर उस पर आगे की प्रक्रिया चालू होती है। आइए अब इसको हम देख लेते हैं इस रेखा चित्र के द्वारा। ये जर्म सेल बनाएंगे आप, जो कि डिप्लॉयड होता है। जर्म सेल बहुत सारे समसूत्री विभाजन करके ऊगोनिया बनाएंगे। ये ऊगोनिया, इनकी संख्या एक ओवरी में 2 मिलियन होती है, एक ओवरी में 2 मिलियन। और उसके बाद इस पर कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो भोजन एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाती है और बना लेती हैं प्राथमिक oocyte। ये क्या है, प्राइमरी oocyte। यहाँ पर प्राइमरी oocyte के बाद इस पर डिवीजन होगा मियोसिस 1, और ये 2 असमान विभाजन होगा। एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी कोशिका। जो छोटी कोशिका बनेगी उसे हम पोलर बॉडी कहते हैं, और ये जो बड़ी कोशिका बनी है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte पर अब मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस यहाँ पर भी असमान विभाजन होगा, और एक बड़ा ओवम बनेगा और एक छोटा पोलर बॉडी बनेगी। जर्म सेल में ये पूरा माइटोटिक डिवीजन हो रहा है,
और ये पूरा उगोनिया का निर्माण हुआ, जिसकी संख्या 2 करोड़ के लगभग होती है एक ओवरी में। और उसके बाद ये बना लेते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन शुरू होता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 शुरू होता है, लेकिन यह अवरुद्ध हो जाता, अरेस्ट हो जाता है। ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मियोसिस 1 की अवस्था, प्रोफेस अवस्था में ये स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद स्टॉप होने के बाद 12 से या 13 से 15 साल की आयु जब होती है, उसके बाद ये अवस्था शुरू होती है परिपक्व की अवस्था। यानी ये अवस्था जब शुरू होती है 13 से 15 साल, इसी अवस्था को हम कहते हैं प्यूबर्टी। यानी ये अवस्था जन्म के समय तक का है, जन्म के समय तक की ये अवस्था है। उसके बाद बाल्यावस्था तक सब स्टॉप रहता है, और फिर जब प्यूबर्टी का एज आता है 13 से 15 साल, तब फिर ये आगे की स्थिति आती है, सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी का वैसे तो बाद में ये नष्ट हो जाता है, और कई बार ये पोलर बॉडी और डिवाइड होकर के 2 और पोलर बॉडी बना लेते हैं। तो इस प्रकार 3 पोलर बॉडी रहते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये पोलर बॉडी ओवम को न्यूट्रिशन प्रदान करता है और बाद में नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार oogenesis में हमें क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte से ओवम। तो ये पूरी प्रक्रिया oogenesis, प्रोलिफरेशन और वृद्धि प्रावस्था दोनों शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तभी होता है। ये पूरा ये अवस्था प्राइमरी oocyte तक, और उसके बाद परिपक्वन की अवस्था ये नीचे वाली अवस्था है, जो प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocyte का बनना और सेकेंडरी oocyte के बाद में ओवम का बनना। तो यहाँ आप देखते हैं कि एक जर्म सेल से केवल एक ओवम बना, जबकि हमने स्पर्म फॉर्मेशन में देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि एक जर्म सेल से 4 स्पर्म बने थे, और यहाँ फीमेल गैमेट एक ही बनता है एक जर्म सेल से। ये हम अंतर और बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर oogenesis में आपको ये देना है, ये डायग्राम उगोनिया, प्राथमिक oocyte। प्राथमिक oocyte में आपको फॉलिकल की वृद्धि बताना है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, ओवम बाहर निकलेगा और ये बनाएगा कार्पस ल्यूटियम, जिसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कार्पस ल्यूटियम का। तो ये उस oogenesis की प्रक्रिया आप ये रेखा चित्र के द्वारा बनाएंगे। उगोनिया, जर्म सेल, उगोनिया, उगोनिया बनाएगा प्राथमिक oocyte, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1, कुछ समय के बाद वो रुका रहेगा, फिर बनेगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से बनेगा ओवम और पोलर बॉडी। यहाँ पर दोनों पूरा प्राइमरी oocyte में असमान विभाजन होगा 2 बार। पहली बार में सेकेंडरी oocyte बनेगा और पोलर बॉडी बनेगा, सेकेंडरी oocyte में भी ओवम बनेगा और पोलर बॉडी बनेगा। तो इस प्रकार से एक जर्म सेल से एक ओवम का निर्माण होता है। तो आज हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और oogenesis की क्रिया। इसके बाद आगे हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आर्तव चक्र, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।